the seed production techniques in paddy. We have discussed about this one. What is the prerequisite for the seed production? तो मीन्स आप लोग को याद होगा कि सीड प्रोडक्शन के लिए क्या क्या प्रीरिक्विजिट है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, अराउंड 9 to 10 पॉइंट्स वर देयर। तो मैंने नोट्स भेजा था आप लोगों को। ठीक है, तो अब ये है कि हर एक क्रॉप में सेपरेट आप लोगों को सीड प्रोडक्शन पढ़ना है, हर एक क्रॉप में। ठीक है, तो अभी जैसे पैडी का हम बात करते हैं, पैडी के केस में हम लोगों ने जो शुरू किया था उसमें ये था कि आपका जो फिनोलॉजी क्या है, बोटानिकल नेम, क्रोमोसोम नंबर, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया है। ठीक है, ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। और एंथरडेसेंस है, टेम्परेचर फॉर फेवरेबल फॉर फ्लावरिंग, देन डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर, देन स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, देन पॉलन वायबिलिटी, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया। और हर एक का एक पर्टिकुलर रीजन है। फिनोलॉजी जब हम स्टडी करते हैं तो वो सीड प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम कितना मैक्सिमम सीड सेटिंग ले सकते हैं। जैसे अगर हम हाइब्रिड सीड की बात करें तो हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन हर एक लोकेलिटी में नहीं हो सकता। अगर हम पैडी का हाइब्रिड सीड की बात करें तो पैडी का हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन अगर आप बिहार कंडीशन में करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सीड सेटिंग नहीं मिलेगा, 15 से 20% से ज़्यादा सीड सेटिंग नहीं मिलता है। इसलिए हमें इसको आंध्र प्रदेश का कुछ एरिया है वहाँ पे हम फोकस करके हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन का काम करते हैं पर्टिकुलरली। वैसे करने के लिए हम बहुत जगह भी करते हैं, लेकिन अगर आपको इफिशियंट सीड सेटिंग चाहिए तो उसके लिए एक पर्टिकुलर डिजाइंड एरिया है, 3 to 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे कि सीड प्रोडक्शन का कार्यक्रम किया जाता है, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन का। तो ये जो सारा पैरामीटर हम लोगों ने डिस्कस किया था फिनोलॉजी में, ये सारा कंटेंट जो है रीजनेबल है और हर एक कंटेंट का अपना एक मीनिंग है। ठीक है, और हमारा फोकस यही होता है कि हम जो है मैक्सिमम जो है सीड प्रोडक्शन हम कैसे करेंगे, ये हमारा टारगेट होता है। ठीक है, एंड आई टोल्ड जो वेराइटल सीड प्रोडक्शन था, देन आई टोल्ड अबाउट द लैंड रिक्वायरमेंट। ये जो सीड क्लास है आई थिंक मैडम ने भी डिस्कस किया होगा, और हम लोग इसको जो फुल लेंथ में जब हम सीड सर्टिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, एक लेक्चर आप लोग का सीड सर्टिफिकेशन पे है, बीज प्रमाणीकरण जो होता है, बीज जैसे सर्टिफाई किया जाता है सीड प्रोडक्शन को, जब हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे तो हम ये सारा फुल लेंथ में आपको डिस्कस करेंगे कि स्टेज ऑफ सीड प्रोडक्शन एक्चुअल में है क्या, ये और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन कम टू द लैंड रिक्वायरमेंट। आई टोल्ड इनकी लैंड रिक्वायरमेंट में यही है कि जैसे कोई भी सीड प्रोडक्शन का वर्क देखना है वो आपको फ्राइबल, वो आपको एक आइडियल कंडीशन में होना चाहिए। कोई भी स्ट्रेस जो है पर्टिकुलर सीड प्रोडक्शन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर प्लांट को अगर स्ट्रेस मिलता है तो उसमें चेंजेस आना शुरू हो जाएगा। एज यू नो वेरी वेल दैट कि इवोल्यूशन का जो फैक्टर है, इवोल्यूशन का फैक्टर ऑल टाइम वर्क करता रहता है। ऐसा नहीं है कि अगर हमने वैरायटी डेवलप कर लिया है, पर्टिकुलर कैरेक्टर में उसका है या पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंटिन्यू कर रहा है और हमारे पास वैरायटी है और सालों से वैरायटी चल रही है, तो ऐसा नहीं कि उसमें चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, हमें उसका हमारा मेन मकसद ये होता है कि हमें उसके चेंजेस को मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो हम उसको मिनिमाइज करने के लिए हमारे पास एक टेक्निक है, दैट टेक्निक इज कॉल्ड एज मेंटेनेंस ब्रीडिंग। अब मेंटेनेंस ब्रीडिंग में हमारा मेन मकसद यही होता है कि हम वैरायटी में जो भी डिफरेंसेस आए उसको हम डिस्कार्ड कर दें, और जो वैरायटी हमारा जो कैरेक्टर लेकर के हमने वैरायटी को रिलीज एंड नोटिफाई कराया है उसी कैरेक्टर को लेकर के हम आगे बढ़ें। जो वेरिएशन आ रहा है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, उस वेरिएशन को हमको डिस्कार्ड कर देना है। ये बात समझने की बहुत जरूरत है, ये आप लोगों को आगे पीजी और पीएचडी में भी काम आएगा। ठीक है, कभी भी ये बात ध्यान रखनी है कि अगर कोई डिफरेंस दिख रहा है, जैसे कोई ब्रीडर है जिन्होंने वैरायटी को रिलीज एंड नोटिफाई कराया, तो उनको पता है कि उनका जो वैरायटी है वो कौन से कैरेक्टर है और कैसे वो आपका रिफ्लेक्ट होगा, कैसे वो आप उसको आइडेंटिफाई करें, उनको पता है। ठीक है, तो उनको उन्हीं को मेंटेनेंस ब्रीडिंग का वर्क दिया जाता है, या उनसे जो एसोसिएटेड ब्रीडर होते हैं उनको मेंटेनेंस ब्रीडिंग का वर्क दिया जाता है, जिससे ये होता है कि फिर वो वेरिएशन जो क्रिएट होगा उस वेरिएशन को आइडेंटिफाई वो कर लेंगे और उसको डिस्कार्ड कर देंगे। ब्रीडिंग का हम काम करते हैं, ब्रीडिंग का हमारा फोकस ये होता है कि जब हम जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग की बात करते हैं तो जेनेटिक्स हमारा बेसिक कंसेप्ट होता है, और प्लांट ब्रीडिंग है उस सारे कंसेप्ट को हम जेनेटिक्स से सारे कंसेप्ट को जब हम अप्लाइड पार्ट में लेके आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्लांट ब्रीडिंग। और प्लांट ब्रीडिंग का हमारा मेन मकसद ये है कि हम वेरिएशन क्रिएट करते हैं, हमारा मेन टारगेट वही है, हम वेरिएशन क्रिएट करते हैं, और वेरिएशन क्रिएट करने के बाद तब जाकर के हम उसमें से हम सिलेक्शन करते हैं।
हमारा मेन जो ब्रीडर का है, ब्रांड ब्रीडिंग का जो मेन वर्क है वो वेरिएशन क्रिएट करना है। लेकिन जब हम वैरायटी हम रिलीज या नोटिफाई हो जाता है हमारा पर्टिकुलर कैरेक्टर को लेकर के, तो फिर वेरिएशन मेरा हमारा मकसद नहीं रह जाता। वो सेम ब्रीडर जो है फिर वेरिएशन को नेग्लेक्ट करते हैं और जो कैरेक्टर मेंटेन हुआ है उसको लेकर के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जो भी लैंड रिक्वायरमेंट है आपको इस बात पे फोकस करना है, जो भी सीड प्रोडक्शन का हमें वर्क देखना है वो सिर्फ और सिर्फ आइडियल कंडीशन में होना चाहिए। शुड नॉट बी, जैसे हम लोग कभी कभी बात करते हैं कि डायरेक्ट सीडेड राइस हो, चाहे मतलब ये आपका जो जीरो टिलेज जो टेक्निक है उससे हम सीड प्रोडक्शन का वर्क करेंगे, तो ये जो वर्क है ये वर्क स्टिल जो है अभी कोई रिकमेंडेशन जो है आपके सीड टेक्नोलॉजी में नहीं है, मतलब सीड प्रोडक्शन में नहीं है, इसलिए हम इसको अडॉप्ट नहीं कर सकते। तो जो भी हमारा पैकेज एंड प्रैक्टिस होता है जो आइडियल कंडीशन के लिए जो होता है वही हम इसमें अडॉप्ट करते हैं। तो लैंड रिक्वायरमेंट हमारा मकसद सिर्फ ये होता है कि गुड फ्राइबल सॉइल हो, अगर सैंडी लॉम सॉइल हो तो बहुत बेस्ट है। एंड देन कम टू द कि उसमें जो वॉलंटियर प्लांट है, जो लास्ट जो सीजन में प्लांट का सीड जो है गिर गया था और उसी प्लांट को आप फिर से इस्तेमाल कर रहे हैं अगले सीजन में प्रोडक्शन करने के लिए, उसी क्रॉप का सीड इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन वेराइटी डिफरेंट है। तो उस केस में क्या होता है कि लास्ट सीजन जो डिफरेंट वैरायटी का जो सीड उसमें गिर गया था वो फिर जर्मिनेट कर जाएगा और जर्मिनेट करने के बाद उसको वो जो है उसका जेनेटिक प्योरिटी को हैम्पर करेगा, क्योंकि वो क्रॉसिंग करने लगता है और ये क्रॉसिंग ज्यादा डेंजरस होती है क्योंकि वो प्लांट के एकदम काफी नजदीक होता है। इसलिए हमें क्या करना होता है कि हमें ये देखना होता है कि कोई भी प्लांट है जो सीड प्रोडक्शन में लगा हुआ है वो फ्री फ्रॉम वॉलंटियर प्लांट है कि नहीं, वहां वॉलंटियर प्लांट होना ही नहीं चाहिए। अगर वहां पे वॉलंटियर प्लांट उग गया है तो क्या टेक्निक है, आपको करना क्या है कि 1 मंथ पहले, सोइंग से पहले जो आपका क्रॉप है उससे सोइंग से पहले आप 1 मंथ पहले उसको इरिगेट कर दीजिए। इरिगेट करने के बाद जैसे ही उसको मॉइस्चर मिलेगा वो सारा सीड जो लास्ट सीजन में गिर गया था वो सारा सीड जर्मिनेट कर जाएगा। और जब जर्मिनेशन हो जाएगा तो 15-20 दिन के अंदर कोई भी क्रॉप हो ऑलमोस्ट जर्मिनेशन और कोई एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है फील्ड में, चाहे वो कोई भी लेट से ही क्रॉप लगे क्यों नहीं, लेकिन 15 से 20 दिन काफी होता है। 15 से 20 दिन में स्टैब्लिश कर जाएगा, उसके बाद उसको फिर से आप प्लॉइंग कर करके उसको खत्म कर दीजिए और फिर से वो आप जो है फील्ड को तैयार कर लीजिए। अब इससे क्या फायदा ये होता है कि वॉलंटियर प्लांट उसमें अवेलेबल नहीं रहता। ठीक है, देन कम टू द आइसोलेशन डिस्टेंस। एज आई टोल्ड आइसोलेशन डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पैडी क्रॉप हो, पैडी में तो मैंने एग्जांपल लिया है, पैडी क्रॉप हो चाहे व्हीट हो चाहे मेज हो चाहे सोरगम हो चाहे सनफ्लावर हो चाहे वो अनियन हो चाहे कॉलीफ्लावर हो, किसी भी क्रॉप में अगर आप सीड प्रोडक्शन का वर्क कर रहे हैं तो मिनिमम आपको आइसोलेशन डिस्टेंस जो ऑलरेडी रिसर्च द्वारा स्टैब्लिश किया जा चुका है वो आइसोलेशन डिस्टेंस आपको नियर बाई फील्ड से आपको रखना है। ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि नियर बाई फील्ड में कौन सी वैरायटी का क्रॉप, कौन सी वैरायटी लगी हुई है ऑफ द सेम क्रॉप, ये आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए इसका सबसे बेस्ट टेक्निक होता है कि जो नियर बाई प्लॉट है उससे आपका आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए मिनिमम। अगर आप सारे क्रॉप को अगर आप सर्वे कर लें, सारे क्रॉप को अगर आप जोड़ लें तो आपको मिनिमम 3 मीटर का आइसोलेशन डिस्टेंस जो है ऑन एवरेज तो है। ठीक है, और दैट टू इन केस ऑफ सीरियल क्रॉप। अगर पैडी क्रॉप है तो उसमें 3 मीटर का आइसोलेशन है, लेकिन अगर वही आपका जैसे जैसे इसमें आइसोलेशन जैसे जैसे जो क्रॉप है जैसे उसका पॉलिनेशन बिहेवियर बदलता जाता है वैसे वैसे आइसोलेशन डिस्टेंस जो है वो बदलता जाता है। जैसे अगर सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है तो इसमें जनरली आपका जो है आइसोलेशन डिस्टेंस कम होगा, वो 3 मीटर और 10 मीटर के रेंज में होगा। लेकिन अगर क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है तो वो 100 मीटर भी जा सकता है, 200 मीटर भी जा सकता है। लेकिन अगर आपका पॉलिनेटर जो है अगर मान लीजिए इंटरमोलोफिलस है या कोई इंसेक्ट से पॉलिनेशन होता है तो उस केस में जो है आइसोलेशन डिस्टेंस नॉर्मली ज्यादा हो जाता है, क्योंकि जो इंसेक्ट वेक्टर होता है वो काफी स्पेसिफिक होता है और उनका जो पॉलन होता है वो डायरेक्शनल होता है, वो बिल्कुल आकर के जो है क्रॉप को जरूर जो है वो पॉलिनेट करेगा। साथ ही साथ ये भी है कि पॉलन का भी अपना एक मॉर्फोलॉजी होता है। जो एनिमोफिलस पॉलन होता है जिसमें जो विंड से कैरी होता है उसका स्ट्रक्चर अलग होता है, जो इंसेक्ट से कैरी होता है उसका स्ट्रक्चर अलग होता है। जो एनिमोफिलस होता है जो विंड से कैरी होता है वो ड्राई नेचर का होता है, जो इंटोमोफिलस होता है जो इंसेक्ट से कैरी होता है स्टिकी होता है। ठीक है, दोनों की वेबिलिटी में काफी अंतर होता है।
ठीक है। तो ये सारा कुछ पॉलन के स्ट्रक्चर पे, मॉर्फोलॉजी पे भी डिपेंड करता है। तो हम अपने रिसर्च के द्वारा जो है ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई क्रॉप अगर लगा है, आपने कोई क्रॉप दिया है, तो उस क्रॉप में कितना आइसोलेशन डिस्टेंस जो है वो सेफेस्ट होगा, सबसे सही माना जाएगा। ठीक है। देन कम टू द सिलेक्शन ऑफ सीड। अगर आप सीड प्रोडक्शन का कार्यक्रम करने जा रहे हैं तो आपको ये देखना है कि अगर मान लीजिए अगर आप इसका फाउंडेशन सीड का प्रोडक्शन अगर आप करने जा रहे हैं तो आपको ब्रीडर सीड का रिक्वायरमेंट होगा, और अगर सर्टिफाइड सीड का प्रोडक्शन करने जा रहे हैं तो आपको फाउंडेशन सीड का रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि जो जनरेशन सिस्टम है उसमें ब्रीडर से फाउंडेशन एंड फाउंडेशन से सर्टिफाइड है। ठीक है। तो जो आपको ये देखना है कि अगर सीड प्रोडक्शन का कार्यक्रम लिया है तो अगर आपको फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन का कार्यक्रम करना है तो आपको ब्रीडर सीड कहाँ से अवेलेबल होगा, और वो ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए। जनरली ब्रीडर सीड आपको इंस्टीट्यूशन से अवेलेबल होगा, और अभी फिलहाल ऑन द लेटर जो है नेशनल सीड कॉर्पोरेशन भी कुछ क्रॉप का करते हैं। अदरवाइज जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है और आईसीआर इंस्टीट्यूट है, या अगर कोई प्राइवेट सेक्टर का अपना कोई जिन्होंने ब्रीडिंग का जो वर्क किया है उनकी अपनी कोई वैरायटी है, तो उनसे आप ब्रीडर सीड ले सकते हैं। तब आपका फाउंडेशन सीड होगा, तब उसके बाद सर्टिफाइड सीड होगा। ठीक है। सीजन जो तमिलनाडु में जो जनरली सबसे ज्यादा सीजन जो है वो आपको तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में ही देखने को मिलता है, आपका राइस के केस में। ठीक है। तो सबसे ज्यादा सीजन है यहीं पे है, लेकिन इतना सीजन का हम इस्तेमाल जनरली सीड प्रोडक्शन में नहीं करते। जनरली हमारा सीड प्रोडक्शन का जो वर्क है वो खरीफ में ही फोकस होता है। अगर हम हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन का हम एरिया बदल देते हैं, हम वैसे एरिया में हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन का वर्क देखते हैं जहां के लिए ये सुटेबल है और सीड सेटिंग ज्यादा है। ठीक है। अदरवाइज मेनली जो हम मतलब सीड प्रोडक्शन का वर्क देखते हैं वो मेनली खरीफ सीजन में होता है, और दैट टू आपका जो मई जून जुलाई के आसपास जो सोइंग होती है, और सितंबर अक्टूबर के रेंज में जिसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। यही जो रेंज होता है इसी में पर्टिकुलर सीजन को हम लोग फॉलो करते हैं। फिर सिलेक्शन ऑफ सीजन। सीजन का जो सिलेक्शन है वो अपने हिसाब से जो है वो पर्टिकुलर एरिया में जहां हम सीड प्रोडक्शन का वर्क देख रहे हैं वहां पे हम कर लेते हैं। बेसिकली अगर हम बिहार कंडीशन को अगर हम देखें तो यहाँ पे मेनली आपका खरीफ में ही होता है। अगर कोई एरोबिक राइस है, जैसे कि कुछ एरिया है जहाँ पे कि हम इसको गर्मा धान जिसको बोलते हैं वहां लेते हैं, तो अगर कोई गर्मा धान का वैरायटी है तो फिर हमें मतलब थोड़ा बहुत प्रोडक्शन जो है हम वहां ले सकते हैं। अदरवाइज मेनली जो सीड प्रोडक्शन का वर्क होता है वो आपका जो है इसी में होता है, खरीफ सीजन में होता है। देन कम टू द सीड रेट। तो सीड रेट जनरली आपको बहुत सारा दिखेगा। ठीक है। लैंड का डेवलपमेंट, शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी, मीडियम ड्यूरेशन वैरायटी, लेकिन आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि 20 to 25 kg पर हेक्टेयर, कहीं आप लोग लिख सकते हैं 20 से 25 kg पर हेक्टेयर जो है यही फॉलो करना है। बहुत सारा कल्टीवेशन का है, 60 kg भी है, 40 kg भी है, 30 kg भी है, बट लेकिन जो आइडियल है वो आपका 20 to 25 kg पर हेक्टेयर, इसी को फॉलो करना है। ये मैंने आपको वेरिएशन दिखाया है सीड रेट में। ठीक है। ऐसा कोई बात नहीं है, बहुत जगह पे होता भी है, बट लेकिन जो हम आइडियल जो ओवरऑल हम लेते हैं वो 20 से 25 kg पर हेक्टेयर ही लेते हैं। अगर सीड प्रोडक्शन हम करने जा रहे हैं, अगर कोई डॉर्मेंसी अगर आपको मिलता है, अगर आपको ये लगता है कि नहीं डॉर्मेंसी है क्रॉप में, अगर सीड में डॉर्मेंसी है, या ये भी लगता है कभी कभी जो आफ्टर राइपनिंग पीरियड है, तो आफ्टर राइपनिंग पीरियड है तो वो अमूमन जो क्या होता है कि वो 2 से 3 महीना के अंदर वो खत्म हो जाता है आफ्टर राइपनिंग पीरियड। लेकिन जो डॉर्मेंसी होता है वो मे भी एग्जिस्ट कर सकता है जब आप सोइंग करने जा रहे हैं, तो उसके लिए पर्टिकुलर जो ट्रीटमेंट है 0.1% HNO3 से या KNO3 से 0.5% जो है 16 आवर के लिए सोकिंग करेंगे तो उसका डॉर्मेंसी खत्म हो जाएगा। तो डॉर्मेंसी के लिए जो भी ट्रीटमेंट है वो आपको फॉलो करना है। ठीक है। इसके बाद ये है कि कुछ ऐसा भी होता है कि सीड लॉट हम जब ले करके आते हैं तो उस समय सीड लॉट जो होता है वो काफी हो सकता है कि उसमें विगरस सीड और नॉन विगरस सीड उसमें अवेलेबल हो। अब विगरस सीड नॉन विगरस सीड कहने का मतलब ये है कि कुछ सीड ऐसा होता है, क्योंकि अगर आप 10 kg सीड लेकर आए तो 10 kg सीड में बहुत सारा सीड होता है। अराउंड अगर आप 3.3 ग्राम अगर सीड आप लेंगे तो उसमें अराउंड 100 सीड होता है। अगर 33 ग्राम सीड लेते हैं तो लगभग 1000 सीड होता है। तो आप समझ लीजिए कि अगर आप 10 kg लेकर के आए तो कितना बीज होगा। और अगर 10 kg का बीज है तो हो सकता है उसमें कुछ बीज जो अच्छा नहीं हो सकता है कुछ बीज
जो है अच्छा विग्रस करने का मतलब ये कि उसका परफॉर्मेंस फील्ड में अच्छा हो सकता है, नहीं हो। इसलिए क्या करते हैं कि हम उसे क्या करते हैं, सबसे पहले जो है उसको हम एक फ्लोटेशन टेक्निक से उसको सेपरेट कर लेते हैं। जो अच्छा बीज है, जो खराब बीज है, दोनों के बीच हम क्लियर कट डिमार्केशन कर लेते हैं। कैसे करते हैं, तो आप लोगों ने एक चीज गौर किया होगा, 10+2 में भी पढ़ा होगा कि जो आपका एग होता है, ठीक है, एग अगर फ्रेश एग है तो फ्रेश एग का डेंसिटी ज्यादा होता है वाटर से, ठीक है, और फ्रेश एग जो है वो आपका वाटर में सेटल हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे आप उसमें नमक ऐड करते जाएंगे, जैसे जैसे वाटर की डेंसिटी बढ़ती जाएगी और एग का कंपैरेटिवली घटता जाएगा, उसके बाद वो एग ऊपर की तरफ आने लगता है। हम ये काम करते हैं इस केस में भी। हम फ्रेश एग जो है बकेट में डाल देते हैं और उसके बाद उसमें हम वाटर डाल नमक जो है NaCl जो है नॉर्मली डाल करके अब हम इंतजार करते हैं कि ऐड करते चले जाते हैं। और जैसे ही जो है एग जो है फ्रेश एग जो है उसका 1/3 हिस्सा जैसे ऊपर की तरफ आ जाता है, ठीक है, हमको आइडिया लग जाता है कि इस वाटर की डेंसिटी अब प्रॉपर हो चुकी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एगो को निकाल के हटा देते हैं और हमने जो सीड लेकर के हम आए हैं वो उसमें सारा सीड डिप कर देते हैं, जिससे कि मतलब इतना क्वांटिटी ऑफ वाटर होना चाहिए जिससे कि आप जो ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं उसमें डिप हो जाए, ठीक है, प्रॉपरली अच्छे से डिप हो जाए। इसके बाद क्या होगा, आप कुछ समय के बाद देखेंगे कि जितना भी चैफी सीड है जो अच्छे से मतलब फिल्ड नहीं हुआ है, या जो आपका विग्रस सीड नहीं है, या जो आपका लगता है कि अच्छा फील्ड में परफॉर्मेंस नहीं करेगा, ठीक है, या अगर वो हो सकता है कि स्टोरेज में कुछ सीड खा भी गया हो, इंसेक्ट खा लिया हो, तो उस केस में क्या होता है, वो सारा सीड जो है वो फ्लोट होकर के ऊपर जो है सतह पे आपका आ जाएगा। और जो बढ़िया जो सीड होगा, जो बहुत अच्छा सीड होगा, तो अब क्या करना है आपको कि जो ऊपर का आपको निकाल के बाहर फेंक दीजिए, जो नीचे का जो बीज रह गया सेटल्ड हो गया उसको निकाल करके आप जो है सोइंग में यूज कर सकते हैं। तो यही एक रोटेशन टेक्निक का कंसेप्ट है। मेथोलॉजी वगैरह वही है, क्वेश्चन वगैरह आप लोग को देख लो, पढ़ लेना। अच्छा, कुछ केस में ऐसा होता है कि जहां हम सीड को जब हम जर्मिनेट, जैसे प्रॉब्लमेटिक एरिया है जहाँ पे कि प्रॉब्लमेटिक एरिया कहने का मतलब है जहाँ मॉइस्चर मॉइस्चर प्रॉपर नहीं मिल पाएगा, या ऐसा भी है कि जहाँ पे एसिडिक सॉइल है, अल्कलाइन सॉइल है, या हो सकता है कि साल्टी सॉइल है। तो कुछ प्रॉब्लमेटिक एरिया है जहाँ पे कि प्रॉब्लम जो सीड है उसको जर्मिनेशन होने के लिए प्रॉपर मॉइस्चर हो सकता है अवेलेबल ना हो, ठीक है। उस केस में उस एरिया में हम क्या करते हैं कि सीड, जैसे ही सीड को हम जर्मिनेट कर लेते हैं, जैसे ही उसमें अंकुरन आने ही वाला होता है, वैसे ही उसके बाद तुरंत हम उसको जो है नर्सरी में उसको लगा देते हैं। जैसे नर्सरी का हम ऑलरेडी जो हम लोग टेक्निक करते हैं वही टेक्निक से हम नर्सरी भी रेडी, उसको जनरेट होने के बाद हम उसको फील्ड में लगा देते हैं, उसके बाद वो स्टैब्लिश हो जाता है फील्ड में। इसका कंसेप्ट सिर्फ यही है। कुछ केस में हमें हार्डनिंग भी करना पड़ता है, तो ये आप लोग देख लेना, अलग अलग टेक्निक है, KCl से भी करते हैं, एजोस्पाइरिलम से भी करते हैं, ठीक है। इसका सिर्फ मतलब यही होता है कि जो सीड जो है उसका परफॉर्मेंस फील्ड में बहुत अच्छा हो। अगर आपके पास क्वालिटी सीड है, प्रॉब्लमेटिक एरिया नहीं है, तो इन सब 12 to 16 आवर वाटर में डिप कर दीजिए, उसका डायरेक्ट जो है सोइंग कर दीजिए। निकाल करके ड्राई करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप सोइंग कर सकते हैं क्योंकि इसका सीड कोट काफी हार्ड होता है। देन कम टू द नेक्स्ट, ये है आपका हार्डनिंग वो सर हाँ सीड को हेलो। कलर क्यों करते हैं सर? सीड को कलर करने का मतलब ये है कि अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर हो चुका है तो वो अपने आप कलर चेंज हो जाएगा। अगर हम जैसे बहुत जगह प्रॉब्लमेटिक एरिया है जहां पे कि ये चांसेस होता है कि वो का जो सीड है वो किसी माइक्रो सकता है, ठीक है। तो उस केस में हम पॉलीकोट है या कोई मान लीजिए पर्टिकुलर कोई कलर सीड का अवेलेबल है, हम कोटिंग कर सकते हैं। एक तो वो है। दूसरा ये है कि सीड कलर करने का मेन पर्पस ये होता है कि जो मार्केटिंग हम जब करते हैं तो हमारा पर्टिकुलर कंपनी का जो सीड है या पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन का जो सीड है वो मार्केट में जो कैसे आइडेंटिफाई होगा, कैसे वो डिफरेंस शो करेगा, ये चीज है। और कुछ
एक पेस्ट है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उससे रिफ्लेक्ट भी होता है, तो वहां उस केस में हम उसको ट्रीटमेंट करते हैं। समझ में आया? पॉलीकोट है या बहुत तरह का कोटिंग भी किया जाता है। तो सीड प्राइमिंग टेक्निक में हम लोग इसको स्टडी करेंगे फुल लेंथ में। उसमें आपका सीड पैलेटिंग भी है, सीड कोटिंग भी है, उसके बाद और भी बहुत सारा सीड प्राइमिंग का टेक्निक है, तो उसमें और भी कई सारे टेक्निक्स है, तो वहां हम लोग फुल लेंथ में डिस्कस करेंगे। कलरिंग का मेन पर्पस है मार्केटिंग, और इसके अलावा जो भी आपका जो फील्ड में अगर प्रॉब्लम है इस तरह का है, तो हम उसको पॉलीकोट से, जैसे कुछ होता है कलर होता है, जिससे कि अगर हम उससे कलरिंग कर देते हैं तो सील्ड का फील्ड सीड का जो इनिशियल क्वालिटी जो है वो इंप्रूव कर जाता है। ठीक है। और रही बात की डिसकलर्ड होना सीड का, तो डिसकलर्ड होने से सीड आइडेंटिफाई हो जाता है कि सीड में जो एजिंग जो है वो ज्यादा हो गया है, और हो सकता है कि सीड जो है अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करे। तो नॉर्मल प्रैक्टिस ये नहीं है कि हम कलरिंग जो है करके उसका हम डिसकलर हटा दें, नॉर्मल नहीं है। लेकिन अगर कोई सडन कोई ऐसा है जहां पे आप स्टोरेज में रखा है अपने, ठीक है, और सडन जो चेंजेस हुआ है जिसके कारण उसका सीड कोट का कलर बदल गया है, ठीक है, वहां पे आप कलरिंग करके आप मार्केट में सेल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है। यस इनकम सर। टू नर्सरी मैनेजमेंट। नर्सरी मैनेजमेंट में ऐसा जो नर्सरी मैनेजमेंट आप लोगों ने पैडी में ऑलरेडी पढ़ा होगा, जो फील्ड क्रॉप का जो प्रोडक्शन आप लोग का कोर्स है एग्रोनॉमी में, वही मैनेजमेंट का टेक्निक यहाँ भी है। नथिंग इज न्यू, कोई नया नहीं है यहाँ पे। 800 मीटर स्क्वायर एरिया है, 1 हेक्टेयर पैडी के लिए हमको चाहिए, उतना एरिया में हम ग्रो करते हैं, डीएपी हम यूज करते हैं, फिर चैनल बनाते हैं, एक प्रॉपर वाटर का लेयर देते हैं, जिससे उसके बाद तब हम उसमें सोइंग करते हैं। ठीक है। ऑलरेडी जो डिप किया हुआ सीड है उसके बाद हम सोइंग करते हैं, तो उसके बाद वो जर्मिनेट कर जाता है, स्टैब्लिश हो जाता है फील्ड में। ठीक है। अगर एक्सेस वाटर है तो उसको निकालने के लिए इरिगेशन चैनल बनाया जाता है। ठीक है। तो जो आपका टेक्निक हम लोग वहां पढ़ते हैं, ऑलमोस्ट टेक्निक वो यही है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो आप सीड का जो यूज कर रहे हैं, वो उसकी जो डेंसिटी है जो हम स्प्रे कर रहे हैं, जो सोइंग कर रहे हैं, वो ज्यादा ना हो, ये फोकस करना है। ठीक है। बहुत ज्यादा हो जाएगा तो सीडलिंग जो है वो कमजोर हो जाएगा। ठीक है। और एक बात ये भी ध्यान रखना होता है कि जब हम उसकी ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, तो ट्रांसप्लांटिंग के समय हम नॉर्मल अगर कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो हम क्या होता है कि अगर हम एजिड ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, 20 से 25 दिन अगर ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होता है, पर यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ आपको मतलब 10 से 15 दिन और 16 दिन तक जाते जाते आपको ट्रांसप्लांटिंग कर देना है। वहां पे अगर आप प्रैक्टिकल प्रोडक्ट क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, तो वहां पे आप 2 सीडलिंग अगर आप लगा देते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ आपको सिर्फ एक लगाना है, ओनली वन। ठीक है। वहां पे क्या होता है कि अगर आपका मान लीजिए फील्ड में अगर जो हिल है कोई सीडलिंग ग्रो नहीं हो पाया, तो आप नया ला करके लगा देते, पर यहाँ नहीं लगा सकते। अगर आप सीड प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं तो गैप फिलिंग इज नॉट अलाउड, आप उसमें गैप फिलिंग नहीं कर सकते। ठीक है। तो नर्सरी मैनेजमेंट में वही डीएपी जनरली क्या होता है कि यूरिया, और क्योंकि डीएपी से भी यूरिया मतलब नाइट्रोजन मिल जाता है, तो इस तरह से ये है कि कोई पर्टिकुलर यूरिया देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप डीएपी दे दीजिए काफी है, क्योंकि विगरस ग्रोथ नहीं कराना है। अगर आप विगरस ग्रोथ कराएंगे तो फिर आपका सीडलिंग कमजोर हो जाएगा। सिर्फ डीएपी दे करके हम उसको मेंटेन कर लेते हैं। ठीक है। फिर सोइंग का, ट्रांसप्लांटिंग का, एज आई टोल्ड, जो ट्रांसप्लांटिंग करना है वो ऐसे आप लोगों को पिक्चर में दिख रहा होगा, जो एक आइडियल जो नर्सरी बेड होता है उसका स्ट्रक्चर। ठीक है। सोइंग करना है तो ये ध्यान रखना है कि सोइंग के समय एक्सेस वाटर नहीं होना चाहिए, सिंपली डिप हो जाए इतना, इससे ज्यादा वाटर नहीं होना चाहिए। ठीक है। वाटर मैनेजमेंट टेक्निक जो आप लोग वहां देखते हैं, 18 से 24 घंटे के अंदर वाटर को ड्रेन कर देना है, एंड मतलब सिर्फ सैचुरेटेड रहना चाहिए। पानी जमना जरूरी नहीं है, सैचुरेटेड रहे, बढ़िया मॉइस्चर रहे, बस इतना ही है, मतलब सैचुरेटेड कंडीशन में होना चाहिए, ड्राई भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। वीड मैनेजमेंट, जो आपका वीड मैनेजमेंट का टेक्निक ऑलरेडी जो हेर्बिसाइड है, बीटाक्लोर है 2 लीटर पर हेक्टेयर, या थायोबेन कार्ब है, या पेंडीमेथालिन, जो पेंडीमेथालिन तो अभी भी यूज होता है 2.5 लीटर पर हेक्टेयर करके। तो जो है इसमें वीडीसाइड जो अभी हम लोग हेर्बिसाइड यूज करते हैं,
वो हर्बिसाइड जो ऑलरेडी रिकमेंडेड पैकेज एंड प्रैक्टिस में दिया हुआ है वो रिकमेंडेशन हम यहाँ पे एज इट इज फॉलो करते हैं। ठीक है, अगर इंसेक्ट पेस्ट का मैनेजमेंट का है तो यहाँ भी इंसेक्ट पेस्ट का, जो भी इंसेक्ट पेस्ट ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है तो जो क्रॉप प्रोडक्शन में लगता है वो यहाँ भी लगता है, लेकिन ये ध्यान रखना होता है कि आप क्रॉप प्रोडक्शन में तो आप कितना भी पेस्टिसाइड स्प्रे कर लीजिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये आइडियल कंडीशन में सीड प्रोडक्शन का वर्क हो रहा है, तो जो रिकमेंडेशन दिया हुआ है इतना डेज पे स्प्रे करना है, इतना आपका जो है थ्रेशोल्ड लेवल जब इंसेक्ट का आ जाए तो थ्रेशोल्ड लेवल से लेकर इकोनॉमिक इंजरी के लेवल के बीच में ही आपको ट्रीटमेंट करना है। ऐसा नहीं कि आप इंसेक्ट दिखने लग गया स्प्रे करना शुरू कर दिए, ऐसा नहीं, आप क्रॉप प्रोडक्शन में कीजिए लेकिन यहाँ नहीं कर सकते। ठीक है, और अदर जो टेक्निक है मतलब केमिकल को छोड़ करके अदर जो टेक्निक है उसको भी आपको फॉलो करना है। ऐसा नहीं सिर्फ आप केमिकल टेक्निक पे चले जाइए, सिर्फ स्प्रे करके छोड़ दीजिए। और भी जो टेक्निक है जैसे मतलब और टेक्निक जो इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट में हम लोग पढ़ते हैं वो भी आपको फॉलो करना है। डिजीज उसी तरह से जो डिजीज का कंसेप्ट है डिजीज में भी सेम चीज करना है, जो रिकमेंडेशन है वही, जो स्टेज है उसी चीज फॉलो करना है और वही क्वांटिटी में स्प्रे करना है जितना क्वांटिटी लिखा है रिकमेंडेशन, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, उसके बाद जो एज ऑफ ट्रांसप्लांटिंग है, शॉर्ट ड्यूरेशन, मीडियम ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन सबका दिया हुआ है, बट इतना ड्यूरेशन जो है जनरली ड्यूरेशन इतना नहीं लेते हैं, वो जनरली आपका जो है 12 से 15 दिन या 20 दिन, मैक्सिमम 20 दिन है, 20 दिन के बाद नहीं। ठीक है, अगर लॉन्ग ड्यूरेशन वेराइटी है तो 20 से 22 दिन तक आप कर सकते हैं, लेकिन अगर मीडियम ड्यूरेशन वेराइटी है तो आप उसको 15 से 16 दिन के अंदर ही उखाड़ करके सीडलिंग को आपको फील्ड में ट्रांसप्लांट कर देना है, क्योंकि जितना सीडलिंग अगर यंग सीडलिंग होगा उसका एस्टेब्लिशमेंट उतना अच्छा होता है फील्ड में। ठीक है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि क्योंकि हमें क्या टारगेट है कि एक ही सीडलिंग हम लोग को जनरली ग्रो लगाना है पर हिल, तो इसलिए हमें वो विगरस सीडलिंग हमको चाहिए। देन पुलिंग आउट ऑफ द सीडलिंग, तो वही रिमूव करना है। और आप जो लोग जैसे नॉर्मल पैकेज एंड प्रैक्टिस अडॉप्ट करते हैं कि ऊपर का जो है 1/3 हिस्सा हटा देते हैं, जो स्टेम बोरर का जो एग होता है उसको रिमूव करने के लिए, वो एज इट इज फॉलो करना है। मेन फील्ड प्रिपरेशन में वही टेक्निक है 12 टन ऑफ FIM। देन पडलिंग, अच्छा पडलिंग हमें करना है, DSR का यहाँ कोई टेक्निक नहीं है, DSR करने का सीड प्रोडक्शन में कोई अभी रिकमेंडेशन नहीं है, तो जब भी हम काम करेंगे पडल सॉइल में ही करना है। ठीक है, उसके बाद जो है फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट, जो भी शॉर्ट ड्यूरेशन का, लॉन्ग ड्यूरेशन का, मीडियम ड्यूरेशन का या बायो फर्टिलाइजर का जो रिकमेंडेशन है, फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट में 120 है, 38 है, 38 जो एरिया स्पेसिफिक। जैसे अगर हम यहाँ कर रहे हैं बिहार कंडीशन में कर रहे हैं तो यहाँ एक रिकमेंडेशन होगा, तो जो बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के पास होगा या फिर आपका राजेंद्र एग्रीकल्चर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो पूसा है उसके पास होगा या ICAR इंस्टीट्यूट के पास होगा, कोई ना कोई जो है इस पे रिकमेंडेशन उनका होगा, उनको हमको फॉलो करना है कि नाइट्रोजन में कितना देना है, फास्फोरस में कितना देना है, पोटेशियम कितना देना है। आप लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, आप 120 38 38 लिख सकते हैं, ये कोई इशू नहीं, क्योंकि एक एवरेज रिकमेंडेशन होता है वो आप लिख सकते हैं। दिन ट्रांसप्लांटिंग एज आई टोल्ड, फॉस्फोमिडॉन to 0.02% अगेंस्ट राइसरूट नेमेटोड 20 मिनट्स प्रायर टू प्लांटिंग, ये सब तो करना ही है, ये तो ऑलरेडी पैकेज एंड प्रैक्टिस में दिया हुआ है। और ऑप्टिमम डेट पे सोइंग करना है, बहुत नीचे चला नहीं जाए, और 4 to 5 लीफ स्टेज पे अगर हो जाए तो बेस्ट है। ठीक है, ट्रांसप्लांटिंग का भी डिटेल्स दिया हुआ है, शॉर्ट ड्यूरेशन, मीडियम ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ सीडलिंग पर, लेकिन इन्होंने 2 से 3 दिया है, लेकिन 2 से 3 इन्होंने नॉर्मल पैकेज एंड प्रैक्टिस को अडॉप्ट किया, लेकिन हमें क्या करना है, फोकस करना है कि ओनली 1 सीडलिंग हो, दैट इज द बेस्ट। और वो भी अगर बीडर सीड का प्रोडक्शन का कार्यक्रम कर रहे हैं आप तो 1 ही चाहिए, और न्यूक्लियस का कर रहे हैं तो 1 ही चाहिए। अगर आप फाउंडेशन और सर्टिफाइड कर रहे हैं तो आपका 2 चल जाएगा, लेकिन 1 फोकस करना ये कि 1 चाहिए। स्पेसिंग जो रिकमेंडेशन है 20x30, 20x10, 20x15 एंड 20x20। ठीक है, नंबर ऑफ फेज पर मीटर स्क्वायर जो भी है इसका, जो आप उसको स्पेसिंग लेंगे तो ये अपने आप आ जाएगा। ठीक है, देन वीड मैनेजमेंट, प्री हर्बिसाइड, प्री इमरजेंसी हर्बिसाइड जो आप ट्रांसप्लांटेड मेन फील्ड में जो आप इसको इस्तेमाल करना है, इसका रिकमेंडेशन दिया हुआ है, बीटा क्लोर है, थायनकॉर्ब है, चक्लोर क्लोरिन है या पेंडिमेथालिन है, तो ये सबको आपको जितना समय पे है उतना समय पे 30 to 35 डेज बिफोर
करना है, या हैंड वीडिंग भी आप कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन कम टू द पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट, तो इसमें भी वही रिकमेंडेशन जो आपको जो दिखता है, जिस स्टेज पे दिखता है जो रिकमेंडेशन, उसको एज इट इज स्प्रे कर देना है। देन कम टू द वाटर मेंटेनेंस ऑफ पैडी, वाटर मेंटेनेंस जो है 5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर हमेशा फील्ड में रहना चाहिए, ठीक है। और जो है उसको ड्रेन आउट भी करते रहना है, 2 days नॉर्मली, वंस इन 2 days फॉर लोमी सॉइल एंड वंस इन 3 days फॉर क्ले सॉइल, तो इसको ड्रेन आउट होते रहना चाहिए, बट 5 सेंटीमीटर शुड बी ऑलवेज स्टैग्नेंट इन द फील्ड, ठीक है। और देन टॉप ड्रेसिंग अगर रिक्वायरमेंट है तो आप इसको टॉप ड्रेसिंग भी कर सकते हैं यूरिया सॉल्यूशन से, जो नाइट्रोजन एंड पोटाशियम का, ठीक है। देन फोलियर स्प्रे का भी है अगर रिक्वायरमेंट है तो, आयरन सल्फेट का, डीएपी का, GA3 का अगर रिक्वायरमेंट है, अगर ऑर्गेनिक से प्रोडक्शन कर रहे हैं तो पंचगव्य का भी 1% हम कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। देन रोगिंग, रोगिंग अगर आप करते हो तो उसमें रोगी का ध्यान रखना है, अगर कोई डेविएंट अगर मिलता है वैरायटी से तो उस प्लांट को रोग आउट कर देना है, निकाल के फेंक देना है बिफोर फ्लावरिंग। सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में आप बिफोर फ्लावरिंग आराम से कीजिए, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में तो आपको करना ही करना है, बिफोर फ्लावरिंग आपको एकदम हटा ही देना है वहां से ऑफ राइट प्लांट। अगर आप नहीं हटाते हैं तो आपका फील्ड रिजेक्ट हो जाएगा, अगर सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर अगर उसको देख लेता है तो। देन फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी, जो फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी जहाँ पे कि आने के बाद जो है सीड का जो है विगर सबसे हाईएस्ट होता है, तो 28 days आफ्टर 50% फ्लावरिंग इन शॉर्ट एंड 31 days इन मीडियम एंड 35 days इन लॉन्ग ड्यूरेशन, तो समथिंग ये कुछ दिया हुआ है जिससे कि ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग एक बार इसको स्टडी करना आप लोग, ठीक है। हार्वेस्टिंग है, देन स्टोरेज है, देन थ्रेसिंग है, सेम प्रोसेस है, ठीक है। एंड देन विनोइंग एंड ड्राइंग है, 13% मॉइस्चर पे इसको स्टोर करना है। देन ग्रेडिंग है, ये प्रोसेसिंग प्लांट पे हम अलग से आप लोगों को ग्रेडिंग बताएंगे, साइज ऑफ द सीड। एंड देन सीड ट्रीटमेंट अगर कोई खास है, बेविस्टिन से है, चाहे मान लीजिए कोई और अगर कोई केमिकल है उससे आप सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एंड देन कम टू द देन कम टू द आपका सीडिल। एंड देन स्टोरेज, स्टोरेज आप 12 से 36 महीने तक कर सकते हैं प्रॉपर मॉइस्चर कंटेंट में, गर्नी बैग में भी कर सकते हैं, तो इस पे स्टोरेज पे हम अलग से आप लोग को डिस्कस करेंगे। देन मिड स्टोरेज करेक्शन भी आप कर सकते हैं, इसके बारे में अलग से डिस्कस करेंगे। एंड सीड सर्टिफिकेशन भी अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड सिर्फ आप लोग लिख लेना है, आप लोगों को नंबर ऑफ इंस्पेक्शन कितना है, आइसोलेशन डिस्टेंस कितना रखना है, उसके बाद जो है आपका स्पेसिफिक स्टैंडर्ड क्या है और सीड स्टैंडर्ड क्या है, आपका प्योर सीड कितना है, इनर्ट मैटर कितना है, हस्कलेस सीड कितना है, अदर क्रॉप सीड कितना है, ये स्टैंडर्ड आपको बस याद रहना चाहिए, ठीक है।